हाय दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोग राधे जी एस साइड में। और जैसा कि थंबनेल में दिख रहा होगा, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अभी हाल ही में जो एडिटोरिया का एनसीईआरटी के तर्ज पे जो नई किताब आई है, जिसमें ना एनसीईआरटी के सभी अध्यायों से 6 से लेके 12 तक के जितने भी किताबें हैं, उनमें से जितने भी प्रश्न संभवतः महत्वपूर्ण हैं और प्रश्न बनने की संभावना है, तो उन सभी को एक जगह संग्रह किया गया है। तो उसी के जितने भी एमसीक्यू हैं, आज की वीडियो में हम लोग चूँकि देखिए, इसमें 6 से 12 तक के इतिहास को संपूर्ण इतिहास को इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो देखिए ये क्लास 6 का एनसीईआरटी से बुक से जितने भी प्रश्न बनने की संभावना इसमें दिया गया है, जिसमें कुल लगभग 80 प्रश्न हैं और चैप्टर भी दे दिया है। देखिए पहला चैप्टर जो है इसमें प्रारंभिक कथन, जितने लोग भी एनसीईआरटी क्लास 6 का पढ़े होंगे, वो लोग देख जानते ही होंगे कि उस पहला जो चैप्टर है प्रारंभिक कथन क्या, कब और कहाँ और कैसे है। दूसरा चैप्टर दूसरा है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। तीसरा है आरंभिक नगर और चौथा है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। राज्य, पाँचवाँ है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। और छठा है नए प्रश्न, नए विचार। 7वां है राज्य से साम्राज्य। 8वां है ग्राम, गाँव, शहर और व्यापार। 9वां चैप्टर है कि नए साम्राज्य और राज्य। और 10वां चैप्टर है इमारतें, चित्र तथा किताबें। इन सभी अध्याय से कैसे मतलब प्रश्न बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में, तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और देखिए इसे बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं जितने भी प्रश्न बन रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी की किताबों से ही बन रहे हैं। और आने वाले 72 जो बीपीएससी है उसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। हालाँकि कहने का मतलब है कि ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न। और देखिए ज़्यादा इसका व्याख्या नहीं करेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम खुद उसका व्याख्या कर देंगे, ठीक है? इसका पहला प्रश्न देखते हैं इसमें। ये कह रहा है सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? कौन-सा है? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना पाकिस्तान हो जाएगा। देखिए, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ जो है ना, ये भारत के उत्तर-पश्चिम में। अब मैप देखेंगे भारत का, तो जो हिमालय पर्वत है, ठीक है? 1 मिनट इसको, हालाँकि बढ़िया बना नहीं है, ठीक है? तो लेकिन जो ये वाली जो मतलब 1 मिनट इसको, हाँ, ये वाली जो एरिया है, यहीं पे है ये, ठीक है? तो खैर, तो ये कहने का मतलब ये पाकिस्तान में है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है सिंधु को हिंदूस अथवा इंडो सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये ईरानी तथा यूनानियों ने कहा था। किसने? ईरानी तथा यूनानियों ने। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और देखिए अभी तक आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफ़िकेशन आप लोग को मिल सके। इसमें आज हम लोग इतिहास का देखेंगे, नेक्स्ट में ज्योग्राफी देख लेंगे और पॉलिटी मतलब इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं, जीएस है, उन सभी को अलग-अलग पार्ट में हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है? और खैर देखते हैं पहला पहला प्रश्न। और तीसरा प्रश्न कह रहा है पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में, प्राकृतिक में या तमिल में? तो देखिए पांडुलिपि क्या होते हैं ना, जो ताम्र पत्रों पे या जो पत्र होते थे, उस पे ताम्र पत्र ही नहीं केवल और भी पत्र जिसे हाथ से लिखा जाता था पत्तों पे, किसी छाल पे, तो उसी को पांडुलिपि कहा जाता है, ठीक है? तो ये संस्कृत में भी लिखा गया, प्राकृतिक में भी लिखा गया और तमिल में भी लिखा गया। कहने का मतलब इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला है भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि? कारण क्या है भारत को उपमहाद्वीप कहे जाने का? ये बड़े आकार के कारण है, बड़े आकार के कारण। और दूसरा है कि समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण। तो देखिए दोनों कथन इसमें क्या है सही है, अर्थात चौथा का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ए और 1 और 2 दोनों सही हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और अगला कथन है कि पांडुलिपियों का क्या महत्व है? पांडुलिपियों का क्या महत्व है? तो इसमें कह रहा है कि प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा ये बिल्कुल सही है। पांडुलिपियों से ही तो प्राचीन जितने भी मतलब इतिहास है उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अतीत के बारे में जो जानकारी हमें होती है ये पांडुलिपियों से ही प्राप्त होती है। राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति ये भी बिल्कुल सही है। धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों की चर्चा ये भी सही है और स्तंभ लेखों के अध्ययन ये भी सही है, ठीक है? देखिए अतीत की जानकारी हमें ना कई तरह से प्राप्त होता है, जिनमें से एक तरीका सबसे मतलब एक तरीका क्या है ना कि अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूँढना और पढ़ना है। और ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण ना इन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। और ये पांडुलिपियाँ ना प्रायः ताड़पत्रों, सॉरी हम पहले ताम्रपत्र बोलते थे। ये ताम्रपत्रों नहीं बल्कि ताड़पत्र होना चाहिए, ठीक है? ताड़पत्रों। ताड़पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाला ना एक भुर्ज नामक पेड़ होता है, उसके छाल पे ना विशेष तरह से तैयार किया जाता है, मतलब भोजपत्र जिसे कहा जाता है। तो कहने का मतलब कि पांडुलिपियों का ये सभी महत्व है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। क्या है बुर्ज होम? तो कह रहे हैं कि बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। तो देखिए पहला कथन क्या है इसमें बिल्कुल सही है। पहला कथन क्या है सही है। उसके बाद दूसरा कथन कह रहा है कि पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ये भी कथन सही है, दोनों कथन कहने का मतलब दोनों कथन सही है इसका, ठीक है? दोनों कथन सही है तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। पुरातत्वविदों को ना पूरा स्थल पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान में और जो पूछे तो ये कहाँ पे है? तो ये कश्मीर में है, ठीक है? बुर्ज होम जो है कश्मीर में है। और यहीं से ना झोपड़ियों और मतलब यहीं से देखा जाए तो लोगों के ना गड्ढे बनाकर नीचे घर बनाए मतलब बनाते थे यहाँ पे, जिसे ना गर्तवास भी कहा जाता था। क्या इन्हें? इन्हें गर्तवास कहा जाता था। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। तो ऑप्शन का ना मतलब ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा।
अगला संभावित रूप से सबसे पहले मनुष्यों द्वारा कहाँ गेहूँ, जौ उगाना संभावित रूप से सबसे पहले मनुष्यों द्वारा कहाँ गेहूँ, जौ उगाना और भेड़-बकरी पालना प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा मेहरगढ़। क्या होगा? मेहरगढ़। देखिए संभावित रूप से सर्वप्रथम ना मेहरगढ़ में ही मनुष्यों ने जौ, गेहूँ जैसे अनाज का उत्पादन किया था और भेड़-बकरी यहीं से पालना प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 ये कह रहा है कि 12,000 साल पहले क्या है? देखिए 12,000 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे थे? घास वाले जो मैदान थे, क्यों बनने लगे थे? अच्छा हमको लग रहा है कि 1-2 प्रश्न छूट गया है। हम लोग नहीं, नहीं हाँ, 9वाँ प्रश्न है, ठीक है। तो इसका पहला नहीं ठीक है, देखिए 12,000 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना जलवायु परिवर्तन के कारण। कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन। देखिए लगभग 12,000 साल पहले ना दुनिया की जलवायु बड़े बदला है और इसमें ना क्या है गर्मी बढ़ने लग मतलब उसमें तो मतलब इसी समय में गर्मी बढ़ने लगी थी और इसके परिणामस्वरूप ना कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे थे। इसमें हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे अन्य जानवरों की संख्या बढ़ने लगी थी, जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। कहने का मतलब कि जलवायु परिवर्तन के कारण ही 12,000 साल पहले घास वाले मैदान बनने लगे थे। अगला प्रश्न है कि नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो औजार पालिश किए जाते थे, तो ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा कि इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, ये भी कथन क्या है? सही है। देखिए 9500 ईसा पूर्व मतलब 9000 मतलब ये उसी समय तो ईसा नवपाषाण काल कहा जाता है, मतलब 9500 ईसा पूर्व, ठीक है? मतलब इसी समय में नवपाषाण की शुरुआत हुई मानी जाती है और इस समय ना कई स्थलों से जो पत्थरों के औजार मिले हैं, इनमें ना क्या है कि ये पूरा मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसमें पालिश किए गए थे, ठीक है? तो इसलिए पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा। अगला प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक एक रूप से एक मतलब प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला क्या कह रहा है कि एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल, वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, बिल्कुल सही है। शिकार ढूँढने के कारण ये भी सही है, मवेशी के चारा ढूँढने के कारण ये भी सही है और मौसम बदलने के कारण तो ये भी सही है, ठीक है। प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? तो चारों कारण सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि मेसोलिथिक क्या है? मेसोलिथिक या मध्य पसार युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेसोलिथिक या मध्य पसार युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला क्या कह रहा है? तो कह रहा है इस समय पत्थर के औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था, बिल्कुल सही है। और पत्थर के औजार आकार में बड़े होते थे, तो ये कथन क्या है? गलत है। इस समय जो पत्थर के जो औजार होते थे ना, सामान्य रूप से देखा जाए तो छोटे होते थे और इनको ना माइक्रोलिथ कहा जाता है, जो ऊपर दिया गया है। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित हैं। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल गलत है, ठीक है? देखिए माइक्रोलिथ संभवतः ना आरी और हसिया जैसे उपकरण बनाने के लिए हड्डी या लकड़ी पर ना हैंडल लगाए गए सूक्ष्म पत्थर तो होते थे, ठीक है? और इस समय तक ना देखा जाए तो पुराने जो औजार थे, अभी उपयोग में आते थे। तो इसलिए दोनों कथन क्या है? गलत है, केवल एक सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मेन महत्वपूर्ण है ना मेसोलिथिक प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि मेसोलिथिक प्रकार के जो औजार होते थे, किस युग में प्रयोग किए जाते थे? तो ये मध्य पसार युग में प्रयोग किए जाते थे। अगला कि हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के क्या परिणाम था? हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम था? तो नीचे अच्छा नीचे देखते हैं इसका ऑप्शन भी दिया होगा। हाँ, कूट भी दिया है, ठीक है। प्रश्न संख्या कौन सा था? 12 था ना? हाँ, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका हम लोग आंसर। तो पहला कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के क्या परिणाम थे? तो ये कह रहा है कि हड़प्पाई नगरों के लोगों ने छोड़ दिया, बिल्कुल सही है। मोहरों, लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया, ये भी सही है। और कच्चे माल का आयात घट गया, मतलब ये भी सही है। मतलब हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या क्या परिणाम था? और नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1, 2, 3 चारों क्या है? सही है। चारों क्या है? सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 नहीं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 1 मिनट इसको हम लोग सॉल्व हाँ, प्रश्न संख्या 13 कर हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान कीजिए। हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में मिलान कीजिए। इसका क्या हो जाएगा? हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में मिलान कीजिए। तांबा कहाँ प्राप्त होता है? तो तांबा सबसे ज्यादा देखा जाए ना तो ये प्राप्त कहाँ होता है? राजस्थान में। तो ये इसका 1 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। टीन कहाँ प्राप्त होता है? तो ये अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। तो
2 का ए हो जाएगा और सोना सबसे ज़्यादा कहाँ? कर्नाटक में, तो तीसरे का सी हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही सम्मिलित है, तो ऑप्शन बी में देखिए 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला, हड़प्पा सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या-क्या अटकलें लगाई हैं? क्या-क्या अटकलें लगाई हैं? तो नदियों के सूखने के कारण बिल्कुल सही है। कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के ना क्या-क्या कारण हो सकते थे, वैज्ञानिकों ने क्या-क्या मतलब कारण दिया है। तो जंगलों के विनाश होने के कारण ये भी सही है, चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण ये भी सही है, बाढ़ के कारण ये भी सही है और शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण ये भी क्या है, सही है। चारों के चारों कथन क्या है, सही है। तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 कहने का मतलब पाँचों कथन क्या है, इसका सही है। अगला, कि हड़प्पा कहाँ अवस्थित है? तो सभी लोग पता होना चाहिए, हड़प्पा जो वर्तमान में देखा जाए तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। कहाँ पे? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, भारत के पंजाब प्रांत में नहीं है, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न कर रहा है, महान स्नानागार कहाँ स्थित है? देखिए, महान स्नानागार की बात करें, ये मोहनजोदड़ो में है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाए गए थे, जिसे ना पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा, और इस तालाब को बनाने में ना ईंट और प्लास्टर का भी इस्तेमाल किया गया था। कहने का मतलब ये मोहनजोदड़ो में है। अगला, निम्न में से अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? तो देखिए, अग्निकुंड कहाँ-कहाँ से मिले हैं? कई जगह से मिले हैं। एक तो कालीबंगा से मिला है और लोथल से मिला है। कहने का मतलब 2 जगहों से मिला है, हड़प्पा से नहीं और मोहनजोदड़ो से नहीं मिला है। तो 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। 1 और 3 होगा तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? क्या है? हड़प्पाई नगरों की, 1 मिनट, ये क्या हुआ? हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषताएँ देखें, तो इसमें कह रहा है कि विशाल स्नानागार, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। अन्नागार, ये भी सही है। योजनाबद्ध नगर निर्माण, ये भी सही है। और पकाई गई ईंटों का निर्माण, ये भी कथन क्या है, सही है। चारों के चारों कथन क्या है, सही है। प्रश्न संख्या 18 का चारों कथन क्या है, सही है। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, चारों कथन सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, इनाम गाँव के प्राचीन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनाम गाँव के बारे में पूछा है इसमें, ठीक है। तो कह रहा है, यह घोड़ नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, जो भीमा नदी की एक सहायक नदी नदी है, ठीक है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है, क्या है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है, इस स्थल पर लगभग 3600 से लेकर 2700 वर्ष पूर्व प्राचीन मानवों का निवास था, ये भी कथन सही है। और तीसरा कथन क्या है कि इस स्थल पर दफनाने की सामान्य प्रथा के अंतर्गत वयस्कों को जमीन से सीधा लिटाया जाता था, जिसमें उनका सिर दक्षिण दिशा की ओर होता था। तो ये कथन क्या है, गलत है। कारण ये है ना, देखिए, यहाँ पे जो शव मिले हैं ना, यहाँ पे दफनाए नहीं गए हैं, बल्कि आप सभी लोग जानते हैं पालथी मार के कैसे बैठा जाता है। तो उस तरह से मतलब पैर मोड़कर बैठने की स्थिति में यहाँ से प्राप्त हुआ है, जो शव जो प्राप्त हुआ है, इस स्थिति में प्राप्त हुआ है। तो 2 कथन सही है, 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। केवल 1 और 2 सही है। अगला, ऋग्वैदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? तो देखिए, ऋग्वैदिक काल में जो दासों का व्यवहार होता था, तो देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, और ये कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि उन्हें उनके मालिकों की संपत्ति माना जाता था। तो देखिए, पहला कथन ये क्या है, सही है। और बी कह रहा है उन्हें राजा बनने का स्वतः अधिकार प्राप्त होता है, ये बिल्कुल गलत होगा। उन्हें उनके काम के लिए ऊँची मजदूरी दी जाती थी, ये भी गलत है। और उन्हें कठिन काम करने से छूट प्राप्त था, तो ये भी गलत है। कहने का मतलब ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उन्हें उनके मालिकों की संपत्ति मानी जाती थी, ठीक है। अगला, कि ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। प्रश्न संख्या 21 है। तो कह रहा है, राजा के पास लोगों से कर एकत्रित करने की शक्ति होती थी। तो देखिए, ये ऋग्वैदिक काल के बात में कर रहा है, ठीक है। और ऋग्वैदिक काल आप सभी लोग पता होगा कि 1500 ईसा पूर्व से लेके लगभग कितना 1100 ईसा पूर्व तक माना जाता है लगभग, ठीक है। तो और ऋग्वैदिक काल के दौरान जो कार्य संपादन होता था, ठीक है, ये मतलब कार्य संपादन के संदर्भ में ना 2 वर्गों का वर्णन मिलता है। एक तो पहला पुरोहित होते थे, जिन्हें कभी-कभी मतलब ब्राह्मण भी कहा जाता था, जो विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करवाते थे, और दूसरा वर्ग राजाओं का था, ठीक है। और इन राजाओं के पास ना देखिए, न तो राजधानी नगर थे और न ही महल और न ही सेनाएँ थी, और न ही वे कर एकत्रित कर सकते थे, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर मतलब स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है, राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। ये भी गलत है, क्योंकि समान रूप से देखा जाए ना, तो राजा का पुत्र राजा नहीं बन सकता था। ये ऋग्वैदिक काल की बात हो रहा है, न कि वैदिक काल में, ठीक है। तो नहीं, वैदिक काल मतलब उत्तर वैदिक काल की बात नहीं हो रही है, ऋग्वैदिक काल की। तो दोनों कथन क्या है इसका, गलत है। तो आप ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि महापाषाण में मृतकों को विशिष्ट बर्तनों में दफनाया जाता था, जिन्हें कहा कहा जाता था? महापाषाण काल में, ठीक है। तो उन्हें क्या कहा जाता था? तो उत्तरी काले पालिश वाले बर्तन, काले और लाल बर्तन, चित्रित धूसर मृद भांड, या काले हरे बर्तन। तो इन्हें क्या कहा जाता था? काले और लाल बर्तन कहा जाता था। क्या? काले और लाल बर्तन। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महाजनपदों के शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों की नियुक्ति शुरू की थी। तो जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए अवसर आधारित दान विशाल किलों के निर्माण और बड़ी अस्थायी सेनाओं के रख रखाव के संसाधनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।
तो देखिए इसमें पहला कथन कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। कथन कर रहा है महाजनपदों के शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों की नियुक्ति शुरू कर दी। तो देखिए कथन और कारण दोनों सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या देखा जाए तो व्याख्या भी इसका कर रहा है, ठीक है। देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ना कथन के आगे ना क्योंकि लगा देते हैं और देखते हैं कारण और जो उसका सही और जो उसी से संबंधित है तो कह सकते हैं कि कथन भी मतलब कारण उसका व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 और ये कह रहा है कि सिकंदर महान किस नदी के तट पर पहुंचा था जिसके बाद उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने मतलब आगे आगे पूरब की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ब्यास नदी। क्या होगा? ब्यास नदी, ठीक है। क्या होगा? ब्यास नदी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला वज्जी संघ की सभाओं में भाग लेने के लिए किन समूहों को सख्ती से बाहर रखा गया था? तो इसका जो सही आंसर है महिलाएं, दास और कर्मकार। वज्जी संघ की सभाओं में भाग लेने के लिए महिलाएं और दास और कर्मकार समूह को बाहर रखा गया था। अगला प्रश्न है कि वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दीर्घ निकाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ निकाय। वज्जी संघ का यह वर्णन ना दीर्घ निकाय में है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला उत्तर वैदिक काल के सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कह रहा है कि महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी, बिल्कुल सही है। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन क्या है? धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया था, तो ये भी कथन क्या है? सही है, ठीक है। दोनों का दोनों कथन। एक मिनट, इसका नहीं, महाजनपद काल के संबंध में पूछा है ना, तो अच्छा इस हाँ दोनों कथन सत्य है। अब लेकिन इसमें ऑप्शन में देखिए नीचे दिया असत्य कथन का चयन करें, तो असत्य कोई भी असत्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ना तो 1 ना तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बड़ा ध्यान देना योग्य बातें होती है कि सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि महाजनपद काल प्रश्न संख्या 29 और ये कह रहा है कि महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? देखिए महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए जो उपयोग किया जाता था ये चित्रित धूसर मृदभांड होता था, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चित्रित धूसर मृदभांड। अगला है प्रश्न संख्या 30 कर अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख, तो पहला इसमें कथन ये कह रहा है कि अभिलेख पर अशोक शासक आदेश उत्कीर्ण करवाए गए हैं, तो ये कथन क्या है? सही है। इसे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया, तो ये कथन क्या है? गलत है, ठीक है। ये ब्राह्मी भाषा में नहीं लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ये इसका सही हो जाएगा, केवल 1 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसे जो लिखा गया ना अरेमाइक लिपि में लिखा गया, अरेमाइक लिपि में लिखा गया और यूनानी लिपि में भी लिखा गया, ठीक है। तो ये ब्राह्मी लिपि में नहीं लिखा गया है। अगला है कि जनपद का क्या अर्थ होता था? जनपद का क्या अर्थ होता था? तो देखिए जनपद का अर्थ देखा जाए ना तो जन के बसने की जगह होती थी। क्या होती थी? जन के बसने की जगह। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला कि महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? ये 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कितना? 2500 साल पहले, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है कि भारतीय दर्शन की शाखा को उसके संस्थापक से मिलाइए। तो पहला है वैशेषिक। देखिए ऐसे प्रश्न ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो वैशेषिक किससे संबंधित हो जाएगा? तो देखिए वैशेषिक जो संबंध होगा ये होगा कड़ात से संबंधित होगा। किससे? कड़ात से संबंधित होगा। तो 1 का क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए 1 का डी किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो 1 का डी ऑप्शन सी में नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा, डी में भी नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद योग, योग सभी लोग पता होगा कि योग पतंजलि से संबंधित है, तो 2 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही 2 का सी मिल रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बाकी ये सांख्य जो है ना ये किससे संबंधित है? ये कपिला से संबंधित है और पूर्व मीमांसा जैमिनी से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 34 ये कह रहा है पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पाणिनि के संबंध में पूछा है, तो पहला इसमें कह रहा है कि उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था। इन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया, ये कथन क्या है? गलत है, ठीक है। तो पहला ही कथन इसमें क्या है? सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आप सभी लोग पता होना चाहिए, बहुत ही कॉमन प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने जो सबसे पहला अपना उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला कि बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बुद्ध ने दुखों का कारण तृष्णा लालसा को बताया, बिल्कुल सही है। और उन्होंने कहा आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है, ये भी क्या है? सही है। दोनों कथन क्या है? सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है उपनिषद शब्द का सही अर्थ क्या है?
तो देखिए उपनिषद शब्द का सही अर्थ देखा जाए ना, तो गुरु के समीप बैठना होता है। क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला संस्कृत व्याकरण की रचना किसने किया था? तो देखिए संस्कृत व्याकरण की रचना सभी लोग पता होना चाहिए, अभी हम लोग ऊपर देखे भी थे, ये पाणिनि ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो बहुत ही कॉमन प्रश्न है, सभी लोग पता होना चाहिए। स्वामी महावीर ने जो अपनी शिक्षा दी थी, शिक्षा किस भाषा में दिया था? ये दिया था प्राकृति में। किसमें? प्राकृतिक भाषा में। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 40 करा जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला करा मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, बिल्कुल सही है। क्योंकि आप सभी लोग पता हो कि जैन धर्म में जो कृषि में जो जीव जंतु मृत हो जाते हैं, वो भी एक तरह से हिंसा के क्षेत्र में आता है। तो जितने लोग भी व्यापारी और जुड़े थे, जो खेती वेती नहीं करते, उन्होंने ज्यादा इसका समर्थन किया। अगला साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। तो ये कथन क्या है इसका? ये भी कथन लगभग देखा जाए तो सही है, ठीक है। इसलिए दोनों कथन क्या है? सही है, ठीक है। क्योंकि भाई अब खेती वेती कर रहे हैं तो इसमें जीव जंतु मृत्यु होंगे ही। तो अब जो खेती कर रहा है वो भाई वो छोड़ नहीं सकता है। तो इसलिए साधारणतः किसानों ने भी मतलब किसानों ने जैन धर्म को अस्वीकार नहीं किया। तो दोनों कथन सही है। अगला है प्रश्न संख्या 41 का, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो देखिए ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा विनय पिटक होगा। क्या होगा? विनय पिटक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो बनाए गए नियम थे, विनय पिटक नामक ग्रंथ में रखे गए थे। अगला है प्रश्न संख्या 42। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? तो पहला जो कथन कह रहा है ना, संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश कर सकते थे। तो देखिए हाँ, सभी व्यक्ति भी संघ में प्रवेश कर सकते थे। अगला, संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, बिल्कुल सही है। और बाकी कह रहा विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो अच्छा, नीचे हम लोग देख लेते हैं इसका अलग ऑप्शन भी दिया है क्या? नहीं, यही बस है, ठीक है। तो खैर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश लेने के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। ये चूंकि ये कथन इसलिए गलत है ना कि देखिए जो विवाहित स्त्री हो गई ना, उसे अपने माता पिता से आज्ञा लेने की मतलब जरूरत नहीं थी। उसे अपने पति से अनुमति लेने की आवश्यकता होती थी, ठीक है। इस कारण ये क्या है? गलत है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्योंकि पूछा उसका कौन सही नहीं है, तो यही बस सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला 43 का महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? तो महायान के बारे में पूछा है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बिल्कुल सही है। इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, ये भी क्या है? सही है। दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे। बोधिसत्व के बारे में कह रहा है, ठीक है। तो देखिए पहला कह रहा है कि वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये गलत है। देखिए बोधिसत्व ना उन्हें कहते थे जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय ना वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना उन्होंने ठीक समझने लगे थे, ठीक है। तो ये कथन क्या है? गलत है। बाकी कह रहा है बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय थी, बिल्कुल सही है। वे भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफी लोकप्रिय हुए। दोनों कथन क्या है? सही है। अर्थात कहने मतलब 2 और 3 क्या है? सत्य है। तो 2 और 3 सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए बुद्ध की जीवनी जो बुद्ध चरित है, इसके जो रचनाकार है ना, ये अश्वघोष है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला इसमें कथन कर रहा है कि बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व एशिया दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला, बिल्कुल सही है। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। तो ये भी कथन क्या है? सही है। दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ होता था, उसे क्या जो कहलाता था? तो वो क्या कहलाता था? आप सभी लोग कहीं ना कहीं स्तूप देखे होंगे, उसके बाहर जो मतलब वृत्ताकार जो होता है पथ पे, और जो वृत्ताकार पथ होता था ना, उसे क्या कहते थे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये प्रदक्षिणा कहलाता था। क्या कहलाता था? प्रदक्षिणा। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला के साम्राज्य में ऐसी कौन सी सामाजिक और धार्मिक समस्याएं थी जिन्हें अशोक को परेशान किया और उन्हें धर्म के प्रचार के लिए प्रेरित किया? तो पहला इसका जो सही आंसर हो जाएगा, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच आपसी संघर्ष, बिल्कुल सही है। दासों और सेवकों के साथ दुर्व्यवहार, ये भी सही है। परिवारों और पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़े, तो ये भी सही है। तीनों के तीनों कथन क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 इसका सही हो जाएगा।
अगला ये एक विशाल और सुंदर नगर है, ये एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है और 570 बुर्ज और 64 द्वार, क्या है 570 बुर्ज और 64 द्वार है। यहाँ 2-3 मंजिला मकान लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। पाटलिपुत्र की भव्यता और वास्तुकला का वर्णन करने वाला उपयुक्त कथन निम्नलिखित किस प्राचीन यात्री द्वारा किया गया है? तो उपयुक्त बातों को किस यात्री ने कहा? तो देखिए इसको कहा है किसने? मेगास्थनीज ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसने कहा? मेगास्थनीज ने। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 50। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य काल के दौरान करों और नजरानों के बीच अंतर को सबसे अच्छी तरह से स्पष्ट करता है? कर और नजराना, ठीक है। तो देखिए कर और नजराना में अंतर क्या होना चाहिए? तो देखिए इसका कर दृश्यमान थे, नजराना अनिवार्य था, बिल्कुल गलत है ये। और दूसरा कह रहा है कर भौतिक वस्तु थी, नजराना पूरी तरह नगद, ये भी गलत है। अगला कह रहा है कि कर नियमित थे, नजराना अनियमित था और कमोबेश स्वेच्छा से दिया जाता था, ये भी यही कथन क्या है? सही है। देखिए कर जो थे ना नियमित है और जब जो नजराना था ना अनियमित था और ये अपनी स्वेच्छा से दिया जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी, इसके संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो सभी लोग पता होगा मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। अगला है कि मौर्य साम्राज्य में निम्न में से कौन सा नगर उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने का प्रमुख मार्ग था? तो मौर्य साम्राज्य में निम्न में से कौन सा नगर उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने का मुख्य मार्ग कौन सा था? तो ये था, प्रश्न संख्या कौन सा है? 52 है ना, ये था तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था क्या था? तो मेगास्थनीज था, ठीक है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम देता है? देखिए ये प्रश्न कई बार आरओ में भी और पीसीएस में भी एक दो बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना, पहले हिंद यवन आए, फिर शक आए, फिर हिंद पार्थियन आए, फिर कुषाण आए। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की, इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए इन अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था? तो इन अधिकारियों को धम्म महामात्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? धम्म महामात्य के नाम से। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा पड़ेगा आप ये? अच्छा अभी वहीं पे है क्या? प्रश्न कुछ एक दो छूट गया यहीं पे, ठीक है, देख लेते हैं इसको। प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 है, ठीक है। ये कह रहा है कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो बिल्कुल कथन क्या है? सही है। पहला कथन क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए। तो ये कथन क्या है? गलत है, क्योंकि अशोक के जो ज्यादातर जो अभिलेख है ना खरोष्टी में नहीं बल्कि ब्राह्मी में लिखे गए हैं। किसमें? ब्राह्मी अभिलेख में लिपि में लिखे गए हैं। तो दूसरा कथन क्या है? गलत है। तीसरा, अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। तो बिल्कुल सही है। तो आप सभी लोग पता होना चाहिए कि अशोक ने 13वें शिलालेख में, किसमें? तो 13वें शिलालेख में मतलब कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। तो ऑप्शन देखिए एक और तीन सही है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57। और ये कह रहा है निम्नलिखित में किस स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो देखिए किस स्थानों पर अशोक के जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो कंधार से भी मिला है, ब्रह्मगिरी, जौगढ़, गिरनार, लुम्बिनी का मतलब सभी जगहों से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। और अगला प्रश्न, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्नलिखित में से कहाँ भेजा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 58, ये हो जाएगा। देखिए कहाँ दे रहा है? सीरिया, मिस्र, श्रीलंका या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला, मौर्य साम्राज्य ने अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो देखिए मौर्य साम्राज्य में जो अक्सर राजकुमार होते थे ना उन्हें गवर्नर का पद दिया जाता है जो कि राज्यपाल कहलाता था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला, दक्षिण भारत क्या है? प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास के संदर्भ में कैडेसियर और अधिमयी शब्द क्या है? कैडेसियर और अधिमयी शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस श्रेणी को दर्शाने के लिए किया जाता था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भूमिहीन कृषि और मजदूर दास। क्या है? भूमिहीन कृषि और मजदूर दास। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61। इस संगम मुवेंदाब द्वारा धन और संपत्ति एकत्र करने के तरीके के बारे में निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? सत्य है। तो इसका जो सही से देखेंगे ये हो जाएगा। आप पहला कह रहे वे हर महीने नियमित कर वसूलते थे, बिल्कुल कथन है। वे नियमित कर नहीं वसूलते थे, इसके बजाय वो उपहार और भेंट कर लेते थे। ये क्या है? सही है। देखिए संगम मुवेंदार तथा संगम मुवेंदार द्वारा धन और संपत्ति एकत्र करने के बारे में सही कथन देखा जाए तो वे नियमित कर नहीं वसूलते थे, इसके बजाय उपहार व भेंट ले लेते थे। और अगला प्रश्न है सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 62 का ये हो जाएगा कुषाण वंश, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा।
अगला है 63 प्रश्न कि रोमन साम्राज्य में भारत की किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? ये थी काली मिर्च का, ठीक है। रोमन साम्राज्य में भारत की किस वस्तु की सबसे अधिक मांग थी? ये काली मिर्च। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या है? संगम साहित्य। तो देखिए संगम साहित्य मुख्य रूप से देखा जाए ना तो ये तमिल से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 64 प्रश्न क्या है? 65 सॉरी 65 उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कब शुरू हुआ था? देखिए उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग देखा जाए ना तो 3000 साल पहले शुरू हुआ था, लगभग 3000 साल पहले। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? तो देखिए दक्षिणापथ के जो स्वामी कहे जाते थे ना ये सातवाहन कहे जाते थे। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही? देखिए कुषाणों की दूसरी राजधानी के बारे में बात करें ये मथुरा थी। कौन सी थी? मथुरा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 69 कर आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए? विचार करिए। किसके बारे में पूछा है? तो आहत सिक्के के बारे में पूछा है। तो कह रहा आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे। तो देखिए पहला कथन क्या है? गलत है। तो क्योंकि कारण ये है कि आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी-कभी ना वर्गाकार या गोले होते थे। ठीक है? लेकिन आयताकार मतलब अच्छा 1 मिनट नहीं, इसमें पूछा कौन सा कथन गलत है, ठीक है? नीचे ये बड़ा ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए ना तो पहला कथन क्या है? सही है, ठीक है? दूसरा कथन कह रहा है आहत सिक्कों को समानांतर ढाल बनाकर बनाया जाता था। तो ये कथन क्या है? गलत है। क्योंकि इन्हें ढाल बनाकर नहीं बनाया बल्कि ठप्पे से बनाया जाता था, ठीक है? और तीसरा है कि यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे। ये ये कथन क्या है? सही है। अर्थात 1 और 3 सही है। नहीं, ये भी कथन क्या है? 1 मिनट, दूसरा कथन गलत है, तीसरा कथन क्या है? सही है, ठीक है? अब 1 और 3 तो सही है, पूछा चूँकि कौन गलत है, तो 2 केवल गलत है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि मथुरा के अभिलेखों प्रश्न संख्या 70 का है, मथुरा के अभिलेखों में अभिलेख निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है? तो देखिए मथुरा के अभिलेखों की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से देखा जाए तो सुनारों का अभिलेख मतलब जिक्र मिलता है, लोहार बुनकरों का उल्लेख मिलता है, टोकरी या माला बनाने वाला का उल्लेख मिलता है, अर्थात सभी का उल्लेख मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? तो देखिए प्रशस्ति का अर्थ के बारे में बात करें तो ये होता है प्रशंसा। क्या होता है? प्रशंसा होता है, ठीक है? और देखिए प्रशस्ति ना एक विशेष किस्म का अभिलेख होता है, ठीक है? और ये संस्कृत शब्द है और जिसका अर्थ ना प्रशंसा होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया था? तो देखिए समुद्रगुप्त के जो नीतियाँ थी इसका वर्णन करने वाले कौन थे? इसका वर्णन करने वाले जो थे ये थे आपके हरिशेर थे। कौन थे? हरिशेर। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला हरिशेर ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 12। कितना? 12, ठीक है? हरिशेर ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की जो संख्या बताई थी 12 बताए थे। अगला विक्रम संवत की शुरुआत किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो देखिए विक्रम संवत की जो शुरुआत है ना मुख्य रूप से किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो देखिए हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला के पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है? तो पहला इसमें कथन देख लेते हैं क्या है? तो पहला कथन कह रहा है कि एओल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है, बिल्कुल सही है। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हुई थी। ये कथन क्या है? गलत है, ठीक है? बाकी ये नरसिंह वर्मा ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी पर कब्जा कर लिया, ये भी सही है। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से 642 तक शासन किया, तो ये भी क्या है? सही है। अगला है लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने दिल्ली की महरौली लोह स्तंभ है। निम्नलिखित में किस शासक का जिक्र है? इसमें किस शासक का जिक्र है? मेहरौली में जो लोह स्तंभ है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्र। क्या हो जाएगा? चंद्र, जिसे ना चंद्रगुप्त मौर्य भी मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में जाना जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है? तो आर्यभट्टियम किसने लिखा था? तो आर्यभट्ट ने लिखा था। और मणिमेखलाई, तो देखिए मणिमेखलाई इलागो। देखिए यही कथन क्या है? गलत है, क्योंकि मणिमेखलाई इलागो मतलब इलागो को मणिमेखलाई ने नहीं लिखा था। सॉरी मणिमेखलाई को इलागो ने नहीं लिखा था। मेघदूत कालिदास ने लिखा था। शिल्पाधिकारम तो इलागो ने लिखा था। देखिए शिल्पाधिकारम को इलागो ने लिखा था। तो पहला इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मणिमेखलाई। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 79 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें पहला कह रहा है धातु मंजूषा अवशेष या मूल्यवान वस्तुओं को रखने के पात्र, बिल्कुल सही है। प्रदक्षिणा पथ तो स्तूप के ओर परिक्रमा हेतु मार्ग, ये भी सही है।
वेदिका तो गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर ये भी सही है। तोरण क्या है? तो स्तूप या वेदिका का अलंकृत प्रवेश द्वार होता है, ठीक है? अच्छा वो पूछा इसमें क्या है? सुमेलित नहीं है ना? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी सही होगा। प्रदक्षिणा जो होता है ना, नहीं, इसका तीसरा कौल का कथन 1 मिनट इसको, हाँ, वेदिका गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर, ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि वेदिका गर्भगृह को नहीं कहा जाता है। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80, जो कि जहाँ तक लग रहा है ये शायद लास्ट प्रश्न भी है, ठीक है? हाँ, प्रश्न संख्या लास्ट है। इस क्लास 6 के जितने भी प्रश्न थे हम लोग देख चुके हैं। तो पहला कह रहा है कि महाबलिरामपुरम के एकात्मिक मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है? तो इन मंदिरों का निर्माण एक ही विशाल चट्टान को तराश कर किया गया, बिल्कुल सही। इसके निर्माण इनके निर्माण में नीचे के ऊपर की ओर पत्थरों को जोड़ा जाता था, ये कथन क्या है? गलत है, क्योंकि इसमें जो भी निर्माण होता पत्थरों को काट कर बनाया जाता था, जोड़ा नहीं जाता था। ये ईंट निर्मित मंदिरों के निर्माण पद्धति की दृष्टि से भिन्न थे। तो ये भी कथन क्या है? सही है। अच्छा 3 कथन इसमें क्या है? सही है। 1 और 3 सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 1 और 3 सही है। तो देखिए आज की वीडियो में हम लोग इतना ही सॉल्व करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास 7 का देख लेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अभी तक आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट पार्ट का अलग-अलग टाइम में अलग-अलग वीडियो सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही।